करते जाएंगे। ये फीडबैक दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है पावर पॉइंट? यस सर, ये सर आ रही है। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे निटिंग पे। फैब्रिक मेकिंग टेक्निक हमने स्टार्ट की थी लास्ट टाइम, जिसमें हमने दो मेजर टेक्निक्स का जिक्र किया था। एक था वीविंग, दूसरा निटिंग। वीविंग हमने उसका ओवरव्यू लिया था, कुछ डिटेल में हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा था किस तरह से किया जाता है। आज हम उसकी जो सेकंड लार्जेस्ट टेक्निक है फैब्रिक मेकिंग की, दैट इज निटिंग, वो हम स्टार्ट करेंगे। वेरी इजी और बहुत कॉमन है। इसका मैकेनिकल पार्ट भी बड़ा आसान है, तो आई होप आप लोग इसको एंजॉय करोगे। निटिंग के बारे में जनरल जो ओवरव्यू है, जो आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहें। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमने डिस्कस किया था आपकी लूम्स जो लगी होती हैं आमतौर पे जो देखते हैं, दैट वो वोवन फैब्रिक बनाती हैं। और जैसे आप सिलाइयों के ऊपर निट करते हो तो वो वाला निटेड फैब्रिक होता है। कॉमनली आप जो वियर करते हो, उसमें ड्रेस शर्ट्स आप वियर करते हो, वो आपके वोवन फैब्रिक से बनी हुई होती हैं। और जो टी शर्ट्स होती हैं वो आपकी निटेड फैब्रिक होती हैं। तो दोनों से आपके जहन में एक डिफरेंस ऑफ फैब्रिक भी आ रहा होगा कि वोवन या ड्रेस शर्ट जो होती हैं वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं, दूसरी वाली लूज होती हैं। कौन कौन से टाइम पे आप उनको पहनते हो, कौन सा पर्पस होता है उसका पहनने का, तो ये चीज़ें आपके जहन में आ रही होंगी। इस सिलसिले में इसकी मेकिंग के बारे में या आप फैब्रिक के बारे में क्विकली 1-2 मिनट्स आप अपने थॉट्स शेयर करें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। किसी के जहन में कोई चीज़ आ रही हो, लेट्स टॉक आउट ऑन इट, और उसके बाद फिर हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ लूप्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। यस सर। इसमें ये कंटिन्यूटी है, एक के बाद दूसरा लूप। अब मिडल वाली रो को देखो, ऊपर और नीचे वाली रो को आप ना देखिए। मिडल वाली में होता है कि एक लूप प्रीवियस लूप में से पास कर रहा है, फिर बेंड होके नीचे को आता है। खैर मैं इसका पॉइंटर ऑन करता हूँ, इसको देखें। ये एक ही यान है, ये पहले से बना हुआ लूप है, ये भी पहले से बना हुआ लूप है, ये भी पहले से बना हुआ लूप है। इसको कंसिडर नहीं करना। जस्ट ये वाला एक यान है, वो यान इस लूप में से मूव करता है, मूव करते हुए ये ऊपर को जाता है। ये ऊपर वाला लूप अभी आप नहीं देख रहे, ये यहाँ पे नहीं है। वही वाला यान मूव करते करते फिर नीचे आता है, फिर अगले वाले लूप के साथ कनेक्ट होता है, और इस तरह से ये मूव करता जाता है। एक लूप के बाद दूसरा, के बाद तीसरा, और इस तरह से आगे चलता जाएगा। ये लूप्स आपस में कनेक्ट होते जाएंगे। एक लेंथ में इनको कनेक्ट करने के बाद फिर हम वापस दूसरी तरफ को स्टार्ट कर लेंगे, फिर इधर को लूप बनने शुरू हो जाएंगे, और पिछले वाले लूप्स के साथ ये कनेक्ट होते जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट निटिंग। सबसे बेसिक एग्जांपल निटिंग की, घरों के अंदर सिलाइयों के साथ जो स्वेटर बनाए जाते हैं या क्रोशिया के साथ जो छोटे छोटे फैब्रिक बनाए जाते हैं, वो वाले। उसमें आम तौर पे दो सिलाइयाँ यूज़ की जाती हैं। एक सिलाई से हम लूप बना रहे होते हैं, और दूसरी सिलाई के ऊपर उन लूप्स को रख रहे होते हैं। एक होल्ड करती है, दूसरी नया लूप बना के पुराने लूप में से उसको पास करती है। मैकेनिकली मशीन के ऊपर भी यही वाला सारा प्रोसेस हो रहा था, जो कि निटिंग को कंप्लीट करता है। लूप्स पहले से बने हुए होते हैं, नए वाले लूप्स बनाए जाते हैं, और पुराने लूप्स में से उनको पास किया जाता है, और ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। इसी को हम पढ़ेंगे। कुछ हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे कि फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, निटेड फैब्रिक वोवन फैब्रिक से डिफर किस तरह से करता है, और उनके पोटेंशियल यूजेस क्या होते हैं। आपके जहन में एक थॉट है कि निटेड फैब्रिक किस तरह के होते हैं, वोवन किस तरह के होते हैं, तो वही चीज़ें हैं जिनको हम
फॉर्मली एक साइंटिफिक वे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। निटिंग के बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लें। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट ग्रोइंग फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। सबसे ज़्यादा वीविंग यूज होती है, उसके बाद निटिंग। थिक, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक फैब्रिक। आप जहन के अंदर सोचें तो ये फैब्रिक थिक होता है एज कम्पेयर टू वोवन फैब्रिक, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिसिटी इसमें होती है, आप जितना इसको स्ट्रेच कर सकते हो करते हो, जबकि वोवन फैब्रिक इतना स्ट्रेच नहीं होता। तो उस हिसाब से इसकी यूजेज भी हैं कि हम जहाँ पे हमें कंफर्ट रिक्वायर्ड होती है तो हम निटेड फैब्रिक यूज़ करते हैं। ये स्वेट को बड़े अच्छे तरीके से वेपोरेट करता है, इसके अंदर कंफर्ट प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी जिस तरह जो वाला पार्ट होता है उस तरह की ऑलमोस्ट शेप ले लेता है, जबकि वोवन फैब्रिक उससे डिफरेंट होते हैं। ये वर्ड जो निटिंग है ये एक डच वर्ड था नटिन, उसमें से डिड्यूस किया गया है, जिसका मतलब है टू नॉट, नॉट लगाना, गांठ लगाना। yarn is bent into loops and those loops are interconnected to form fabric। पहले वाले लूप्स के साथ नए जो लूप फॉर्म हुए हैं उनके साथ कनेक्ट करके फैब्रिक बना दिया जाता है। एक उसका यूनिट एक लूप होता है, एक लूप बनते बनते दूसरों के साथ कनेक्ट होते होते बहुत लंबी एक लाइन बना देता है। जितनी विड्थ ऑफ फैब्रिक हमने बनानी होती है उतनी लंबी लाइन बना देता है, फिर उसके बाद एक नई लाइन शुरू हो जाती है एंड सो ऑन। तो इसको थोड़ा सा हम अगर ज़हन के अंदर सोचें तो जैसे वीविंग के अंदर हमें बहुत सारे यार्न के एंड्स चाहिए होते थे फैब्रिक बनाने के लिए, तो निटिंग में हमने उतने एंड्स नहीं चाहिए, हम मिनिमम एक एंड के साथ भी फैब्रिक बना सकते हैं। इंटरलूपिंग ऑफ यार्न, यार्न्स के लूप बना के उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, दैट इज इंटरलूपिंग। बेटर स्ट्रेच, कंफर्ट एंड शेप रिटेंशन प्रॉपर्टीज एंड लेस ड्यूरेबल, ये इसका एक ड्रॉबैक है। हमारी ड्रेस शर्ट्स ज़्यादा टाइम के लिए चलती हैं, टी शर्ट्स जो हैं वो जल्दी वियर हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो लूप्स बनते हैं वो ज़्यादा लूज होते हैं, फैब्रिक इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता, ये जल्दी वियर एंड टियर कर जाते हैं। सेकेंडली इसमें एक और चीज़ भी है लेस ड्यूरेबल होने की, कि इसमें हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं, यार्न्स आमतौर पे कोर्सर काउंट के यूज़ होते हैं, इतने फाइन यार्न्स नहीं होते, तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि हमने मटेरियल किस तरह का यूज़ किया। क्योंकि इस फैब्रिक की नेचर इस तरह की है कि हमने इसको लूज रखना है, कंफर्ट प्रॉपर्टी ज़्यादा देनी है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी उसके हिसाब से ही रखी जाती है। एक जनरल कंपैरिजन देखते हैं दोनों फैब्रिक में क्या कंपैरिजन है वुमन फैब्रिक में और निटेड में, प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वीविंग का हमने देखा था कि वीविंग में किस किस तरह से हम यार्न को पहले प्रिपेयर करते हैं, उसकी साइजिंग की जाती है, उसको लूम के पार्ट्स में से पास किया जाता है, फिर बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद उसकी शेडिंग होती है, फिर उसके बाद उसका बीटअप होता है, वेफ्ट इंसर्शन के बाद तो फिर फैब्रिक बनता है। तो ये प्रोसेस उसका काफ़ी लेंथी होता है, जबकि निटिंग का प्रोसेस जैसे मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है, सिर्फ लूप्स बना के पिछले लूप्स के साथ कनेक्ट करते जाना है, तो इसके प्रोसेस की कोई इतनी ज़्यादा स्टेजेस नहीं है, ज़्यादा फेजेस नहीं है, इसलिए इसका प्रोसेस सिंपल होता है। तो वोवन फैब्रिक में फैब्रिक रिक्वायर्स टू सेट्स ऑफ yarn फॉर इंटरलेसमेंट, वन इज वार्प एंड अदर इज वेफ्ट। एटलीस्ट दो सेट ऑफ yarn चाहिए, जबकि वार्प के अंदर जो वार्प का सेट होता है वो बहुत सारे yarns पे कंसिस्ट कर रहा होता है, जबकि नेटेड फैब्रिक में फैब्रिक कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल एंड और अ कोन ऑफ yarn इन केस ऑफ वेफ्ट नीटिंग। वेफ्ट नीटिंग और वार्प नीटिंग इसकी दो टाइप्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे कौन सी वेफ्ट होती है कौन सी वार्प होती है। सिंपलेस्ट वेफ्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज भी होती है, और इसके अंदर एक कोन से ही हम पूरा फैब्रिक भी निट कर सकते हैं। डायमेंशनल स्टेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या चीज़ है? डायमेंशन कहते हैं उसकी लेंथ को, विड्थ को, आमतौर पे टू डायमेंशनल होता है ये। स्टेबिलिटी उसका स्टेबल रहना, अब उसकी लेंथ और विड्थ फैब्रिक की कितनी स्टेबल रहती है, अपनी लेंथ को और विड्थ को वो कितना बरकरार रखता है। तो जो वोवन फैब्रिक है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि निटेड फैब्रिक वो लेस स्टेबल होता है। क्यों? उसमें निटेड में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो स्ट्रेच भी ज़्यादा हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा हो सकता है, जबकि वोवन ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, उसमें यार्न के आपस में डिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं, उसमें स्पेसेस बहुत कम होती हैं जिससे वो स्ट्रेच हो सके या दोबारा से रिकॉइल कर सके, तो इसलिए इसमें डायमेंशन स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि निटेड फैब्रिक के अंदर जो लूप्स हैं वो काफ़ी लूज हुए होते हैं, वो जितना भी उसके अंदर लूजनेस होती है उसको उतना ही स्ट्रेच किया जा सकता है। So those are less stable and careful handling is required for knitted fabric during wet processing and stitching. Wet processing क्या चीज़ है?
स्टिचिंग आपको आइडिया है, जो कपड़ों को सीना है, दैट इज स्टिचिंग। वेट प्रोसेसिंग ये होती है, हमने शुरू में एक प्रोसेस फ्लो चार्ट पढ़ा था कि पहले यान बनता है, फिर फैब्रिक बनता है, फिर उसके बाद उसकी डाइंग प्रोसेसिंग होती है। तो दैट इज वेट प्रोसेसिंग, कि जिसको सॉल्यूशंस के अंदर से आमतौर पे पानी के सॉल्यूशन में रख के उसके ऊपर कलर किया जाता है, दैट इज वेट प्रोसेसिंग। तो जब वेट प्रोसेसिंग होती है तो उसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको एक कॉमन प्रोसेस पता है, जब आमतौर पे मार्केट से कपड़ा लेके आते हैं तो पहले कहते हैं इसको श्रिंक कर लें, फिर दर्जी को दे के आएँ, ताकि बाद में इसकी श्रिंकेज ना हो और उसकी जो स्टिचिंग के बाद वो कपड़ा जो है वो ज़्यादा आपको फिटिंग में टाइट ना हो जाए। तो ये होती है उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी के लिए। जब वेट प्रोसेसिंग होती है वो उसकी उसमें श्रिंकेज क्यों आती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं और प्रोसेस पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग वो यान या मटेरियल बहुत सारी स्ट्रेसेस में से गुजरा हुआ होता है, और जब उसकी वेट प्रोसेसिंग होती है तो वो रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से उसमें श्रिंकेज आती है। तो जो वोवन फैब्रिक है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो वेट प्रोसेसिंग या इस तरह के प्रोसेसेस के बाद कम श्रिंक करता है, लेकिन निटेड बहुत ज़्यादा करता है। आप सॉक्स को एक दो बार धो के देख लो तो वो बहुत छोटी सी हो जाती हैं। तो ये वही वाली चीज़ है कि उसमें वो निटेड फैब्रिक होता है, उसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी कम होती है। कंफर्ट वोवन फैब्रिक की कम होती है, हम पहनते हैं, हमें जनरली आइडिया है कि उसकी लेस कंफर्ट होती है, और निटेड टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं या अंडर गारमेंट्स पहनते हैं उनकी कंफर्ट ज़्यादा होती है। Shape retention properties. Woven garments retain their own shape. जबकि knitted वो जिस तरह से हम वियर करते हैं उस तरह की शेप वो अडॉप्ट कर लेते हैं। So knitted garments get the shape of the wearer's body, hence best for undergarments. Crease resistance. Crease resistance क्या चीज़ है? क्रीज जो बनती है उसको रेजिस्ट करना। बेंड हो गया फैब्रिक, उसके बाद आप उसको सीधा करें तो क्या वहाँ पे क्रीज मार्क रहता है कि नहीं रहता? अगर रहता है तो क्रीज रेजिस्टेंस पुअर है, और अगर मार्क वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना दी जाए, जनरली वो बेंड हो बाद में वो दोबारा से बिल्कुल प्लेन हो जाए, तो उसके अंदर क्रीज रेजिस्टेंस हाई है, वो क्रीज बनने को रेजिस्ट करता है। हम देख सकते हैं कि जो वोवन फैब्रिक होते हैं जनरली उनको हमें प्रेस करने की ज़रूरत होती है, जबकि जो निटेड होते हैं वो हम वैसे ही प्रेस किए बगैर ही पहन लेते हैं आमतौर पर, क्योंकि उनमें क्रीज कम बनती हैं, वो क्रीज को बहुत जल्दी रेजिस्ट करते हैं, वो क्रीज उसमें से निकल जाती है। डेवलपमेंट रूट, किन किन रस्तों से होके वो वाला फैब्रिक बनता है। जो वोवन है, यार्न प्रिपरेशन रिक्वायर्स लाइक वार्पिंग, साइजिंग, ड्राइंग इन, और उसके बाद जो वीविंग का प्रोसेस है। जबकि निटिंग के अंदर फैब्रिक कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम यार्न पैकेज, सो प्रोसेस रूट इज वेरी शॉर्ट। जस्ट कोन्स लगाई मशीन के ऊपर और वहां से मशीन से आउटपुट उसका फैब्रिक ले लिया। सो वोवन से इसका जो प्रोसेस है दैट इज शॉर्ट और सिंपल। कन्वर्जन कॉस्ट, यहाँ से फैब्रिक में कन्वर्जन की कॉस्ट, जिस प्रोसेस में ज़्यादा फेजेस होंगे, ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उसकी कन्वर्जन कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो वोवन फैब्रिक के अंदर ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व हैं, उसकी कन्वर्जन कॉस्ट ज़्यादा है। निटेड फैब्रिक उसमें कम है, उसकी कन्वर्जन कॉस्ट कम है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, दोनों प्रोसेसेस में से किस प्रोसेस में इन्वायरमेंट को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो वोवन के अंदर एक प्रोसेस है साइजिंग। साइजिंग में हम अनवांटेड मटेरियल उसके ऊपर ऐड करते हैं और बाद में उसको उसमें से रिमूव भी किया जाता है। तो वो वाला जो पानी है वो पोल्यूट होता है, वो एक जो नेचुरल रिसोर्स है, जो पानी है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वो उसको ख़त्म करता है, कम करता है, या उसकी यूटिलाइजेशन ऐसे पर्पज़ के लिए होती है जिसको बाद में हम रिमूव कर रहे हैं, कोई इसमें वैल्यू एडिशन को नहीं दे रहा। तो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट वोवन फैब्रिक का ज़्यादा है, निटेड फैब्रिक का कम है। ये जनरल इनके डिफरेंसेस थे जो हमने यहाँ पे देखे। आपको मेरा ख्याल है इससे एक ओवरव्यू आ गया होगा कि वोवन फैब्रिक और निटेड फैब्रिक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं और कौन सी पोटेंशियल एप्लीकेशन इसकी हो सकती है। निटिंग की दो टाइप्स हैं, वेफ्ट निटिंग एंड वार्प निटिंग। आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। जो ब्लैक लूप्स दिखाए गए हैं उसको देखें।
ए एंड बी, ए के अंदर वेफ्ट है और बी के अंदर वार्प निटिंग। ए में आप देखते हो ये ब्लैक वाले लूप्स ये इस तरह से बनते जाते हैं, ये एक रो बन जाती है। जब ये वाली रो कंप्लीट होगी आगे तक जाके बहुत सारे लूप्स बन के एक रो ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद अगली रो स्टार्ट हो जाएगी, वो रो बनती जाएगी लूप्स बन बन के, फिर इस तरह से अगली रो स्टार्ट हो जाएगी, ये बनती जाएगी एंड सो ऑन, इट विल कीप मूविंग। अब हम इसमें देखते हैं कि ये वाली डायरेक्शन है लूप बनने की, लेफ्ट से राइट को। अब अपनी स्क्रीन पे ऐसे ही देख रहे होगे, लेफ्ट से राइट को ये वाले लूप बन रहे हैं या राइट से लेफ्ट को लूप बन रहे हैं, जबकि फैब्रिक बनने की डायमेंशन हम देखते हैं वो नीचे से ऊपर को। तो ऐसी निटिंग जिसमें लूप बनने की डायमेंशन फैब्रिक बनने की डायमेंशन के परपेंडिकुलर हो, दैट इज नोन एज वेफ्ट निटिंग। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो लूप बन रहा है जो फैब्रिक की वेफ्ट की डायरेक्शन में बन रहा है, दैट इज वेफ्ट निटिंग। अब वार्प के ऊपर आ जाएं, वार्प निटिंग, इसमें ये ब्लैक वाले ये लूप्स बन रहे हैं और ये दूसरे लूप्स के साथ इस तरह से इंटरकनेक्ट भी हो रहे हैं, ये आप देखते जाएं। इसमें अब क्या हो रहा है, फैब्रिक नीचे से ऊपर को ही बन रहा है। इस वाली निटिंग और इस वाली निटिंग में डिफरेंस ये है कि इसमें हर स्टिच, हर लेंथ में जो स्टिचेस बन रहे हैं उसके लिए एक सेपरेट यार्न फीड हो रहा होता है, जबकि इसके अंदर एक ही यार्न से सारे लूप्स बन रहे होते हैं। अब इसमें इस वाले का यार्न और है, इस वाले स्टिच का यार्न और है एंड सो ऑन, हर वाले स्टिच का यार्न डिफरेंट है, लेकिन उनकी आपस में एक इंटरकनेक्शन होती जा रही है। अब इसमें देखें एक लूप जो बनता है वो बाकियों के साथ कनेक्ट होते होते एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को मूव करता है। ये वही डायरेक्शन है जो कि फैब्रिक बनने की डायरेक्शन है, या इसको हम कह सकते हैं अगर हम वीविंग से कंपैरिजन करें तो लूप बनने की डायरेक्शन वही है जो कि वार्प की डायरेक्शन है, इसलिए इसको वार्प निटिंग कहा जाता है। सो वेफ्ट निटिंग और वार्प निटिंग, इसको अगर हम समराइज करें, सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखें तो जो न्यू लूप फॉर्मेशन है वो वेफ्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही हो फैब्रिक के, दैट इज वेफ्ट निटिंग, और वार्प की डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो दैट इज वार्प निटिंग। मोस्ट कॉमन टेक्निक जो है दैट इज वेफ्ट निटिंग, आमतौर पे यही वाली यूज होती है, जबकि वार्प निटिंग स्लो प्रोसेस भी है, एक्सपेंसिव भी है, लेकिन उसके फैब्रिक की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही यूज होती हैं। जो हम अपैरल में मोस्टली यूज करते हैं दैट इज वेफ्ट निटिंग, दैट इज मोर कॉमन टेक्निक। फैब्रिक कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल एंड, हमें बहुत ज़्यादा एंड उसके चाहिए भी नहीं, तो बड़े सिंपल वे में हम इसको बना सकते हैं। वार्प प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि वोवन फैब्रिक में हम करते हैं। yarn moves in perpendicular or weft to the direction of fabric, जैसे हमने पहले देखा। loops are formed horizontally, क्योंकि वो वेफ्ट की डायरेक्शन में होते हैं, हम उसको हॉरिजेंटली अगर अपनी स्क्रीन पे देखें those loops are moving in horizontal direction. apparels are most commonly made by this technique, आमतौर पे कपड़ों में जो हम पहनते हैं उन्हीं में ये वेफ्ट निटिंग वाले फैब्रिक यूज होते हैं। Two main types of weft knitting, फ्लैट बेड एंड सर्कुलर। ये अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा तो नहीं सकता, एक वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि फ्लैट बेड और सर्कुलर निटिंग क्या चीज़ होती है। फ्लैट बेड में होता है कि ट्यूब फैब्रिक नहीं बनता, जबकि सर्कुलर के अंदर ट्यूब फैब्रिक बन रहा होता है। उसके अंदर जैसे सॉक्स है ना, आपने सॉक्स पहनी है उसको देखा वो ट्यूब की शेप में होती है, तो दैट इज सर्कुलर निटिंग। आप एक टी शर्ट पहनते हो तो उसका फैब्रिक कट करके तो फिर उसको उसकी सोइंग की जाती है, वो वेफ्ट या फ्लैट, सॉरी वेफ्ट नहीं, फ्लैट बेड के साथ उसको बनाया जाता है। आगे टेक्निकली उनकी कुछ टाइप्स हैं, आपको अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जैसे आप एक बार इसको देख लें। सिंगल जर्सी फैब्रिक है, डबल जर्सी है या डबल नेट है। उसमें सिंगल जर्सी में होता है कि एक ही लेयर बनती है, डबल के अंदर दो लेयर्स बन रही होती हैं। सर्कुलर की आगे सिंगल सिलेंडर उसमें लगा हुआ होता है। ये मशीन के अंदर कुछ पार्ट्स हैं उनके बारे में ये हैं इनकी टाइप्स, कि उसमें सिंगल सिलेंडर हो, डबल सिलेंडर हो या डायल और सिलेंडर हो।
ये कुछ निटिंग के एलिमेंट्स होते हैं जिनको होल्ड करने के लिए हमें सिलेंडर और डायल की ज़रूरत होती है। वो उनकी वजह से इनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स होने से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक हम बना सकते हैं। तो वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे आपने इसको एक याद रखना है अभी कि सिंगल जर्सी और डबल जर्सी या डबल नेट 2 लेयर्स वाले होते हैं। सिंगल सिलेंडर, एक ही सिलेंडर के अंदर नीडल्स भी होती हैं और फिर नीडल्स के साथ एक और एलिमेंट होता है जिसको सिंकर कहा जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको होल्ड करता है। डबल सिलेंडर के अंदर एक के अंदर नीडल, एक के अंदर सिंकर्स होंगे। डायल एंड सिलेंडर वाला इसी तरह से दोनों एलिमेंट्स को होल्ड कर रहा होगा। मेनली 2 टाइप हैं, फ्लैट बेड एंड सर्कुलर। मशीन के बेसिक एलिमेंट्स जो कि निटिंग में यूज़ होते हैं, बाकी सारी मशीन उन एलिमेंट्स को मूव करने में ही यूज़ हो रही होती है। मेनली 2 होते हैं, नीडल एंड सिंकर। नीडल क्या है और सिंकर क्या है, आप फिर वो बेसिक निटिंग के ऊपर जाएं। सिलाइयों से जो लूप्स बनाते हैं, तो हम एक सिलाई से लूप बना रहे होते हैं और दूसरे के ऊपर उसको होल्ड कर रहे होते हैं, नया लूप बना के पुराने में से पास कर रहे होते हैं। तो एक सिलाई जो बना रही होती है दैट इज नीडल, दूसरी जो उसको होल्ड कर रही होती है दैट इज सिंकर। तो ये इसकी बेसिक चीज़ है। नीडल ने बेसिकली लूप बनाना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट इन बोथ वार्प एंड वेब निटिंग। लूप की फॉर्मेशन नीडल ने करनी होती है, सिंकर ने पुराने लूप को होल्ड करना होता है। ये एक थिन मेटल प्लेट होती है दैट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द नीडल। नीडल ऊपर नीचे मूव कर रही होती है, जबकि सिंकर उसके परपेंडिकुलरली टू एंड फ्रो उसकी मूवमेंट हो रही होती है। मूव टू एंड फ्रो बिटवीन द नीडल्स यूज इन बोथ वार्प एंड वेब निटिंग। डबल बेड कंस्ट्रक्शन मशीन डज नॉट नीड सिंकर। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक टाइप ऑफ मशीन है डबल बेड कंस्ट्रक्शन मशीन, उसके अंदर सिंकर यूज नहीं होते। टाइप्स ऑफ नीडल्स एंड पार्ट्स। ये कुछ टाइप ऑफ नीडल दिखाई गई हैं जिसके अंदर लैच नीडल, कंपाउंड नीडल एंड बेडेड नीडल हैं। ज़्यादातर लैच नीडल यूज़ होती है, बाकी भी यूज़ होती हैं लेकिन वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैब्रिक बनाने में यूज़ होती है। लैच नीडल के अंदर हम देखें इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं, जिसने लूप बनाना है दैट इज़ नोन एज हुक। फिर लैच जिसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो सकती है, ये लैच ओपन भी होती है, क्लोज भी होती है। फिर ये वाला पार्ट इसका स्टेम कहलाता है। स्टेम के ऊपर ये वाला एक एलिमेंट बना हुआ है जो कि नीडल की ऊपर नीचे की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज बट। सेकेंड टाइप ऑफ नीडल इज कंपाउंड नीडल। इसके भी पार्ट्स हैं, मेनली ये ऐसी ही चीज़ें यूज होती हैं लेकिन उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है। हुक, इसको टंग कहा जाता है, इसमें इसको लैच कहा जाता था। दिस पार्ट इज टंग। ये स्टेम है जो कि ऊपर नीचे को मूव करेगा, जो कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहा होगा। इसी तरह से बेडेड नीडल है, उसके पार्ट्स में ये वाला हेड है, प्रेशर है, जैसे लैच ओपन होती है क्लोज होती है, ये ओपन और क्लोज कैसे होती है, इसी तरह से इसमें एक प्रेशर यूज होता है जो कि इसको ओपन और क्लोज करने के लिए यूज होता है। ये वाला पार्ट इसका बेड कहलाता है, और जहाँ पे बेड आके रेस्ट करती है, रुकती है, दैट इज कॉल्ड आई। उसी तरह से ये स्टेम है जो इसकी मेन बॉडी है, और शैंक है। शैंक जिस तरह से इसमें बट है जो कि नीडल की मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इसी तरह से शैंक इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो मेनली ये 3 टाइप ऑफ नीडल्स निटिंग के लिए यूज होती हैं। सिंकर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन निटिंग मशीन इज अ सिंकर। इसके पार्ट्स नेब, थ्रोट, बेली, शैंक एंड बट। बट इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, जो इसकी टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी, जो लूप्स बनेंगे वो इसके ऊपर होल्ड कर रहे होंगे। ये वाला पार्ट जो है वो लूप्स को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए यूज होगा। हम देखेंगे कि ये साइकिल कंप्लीट किस तरह से होता है। इसको फॉर अ मूवमेंट आप इसके ऊपर गौर करें। ये एक लैच नीडल है जो कि लूप फॉर्मेशन के अंदर पूरा इसका प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया गया, उसकी मूवमेंट दिखाई गई है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है इसका रन इन, दूसरा क्लियरिंग, फीडिंग, नॉक ओवर एंड लूप पुलिंग।
ये इसके स्टेप्स हैं। अब हम बारी बारी इसको देखते हैं। सबसे पहले वाले स्टेप पे आ जाएं। इस स्टेप को अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखें, ये वाला एक चैनल सा है, ये चैनल ऐसे मूव कर रहा है एंड सो ऑन यहाँ तक। ये इसमें ग्रूव्स है, ये इस ग्रूव के अंदर नीडल का बट ये मूव करता है। अब नीडल ने जैसे ही आगे को मूव करना है तो वो डायरेक्शन अपनी लेगा इस चैनल से। अब ये चैनल, इसको टेक्नोलॉजिकली इसको जो नाम दिया जाता है दैट इज नोन एज कैम। ये कैम है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नीडल की मूवमेंट, अब नीडल ने ऊपर होना है या नीचे होना है तो वो इस कैम से कंट्रोल हो रही होगी। नीडल ने इस डायरेक्शन में मूव करते जाना है, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करते हुए उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट कैम से कंट्रोल हो रही होगी। और कैम के साथ जो एलिमेंट नीडल का अटैच है दैट इज बट। सो बेसिकली बट को कंट्रोल किया जाता है कैम के थ्रू। अब जब पहला स्टेप आता है तो जो कैम बट को मूव करती है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। अब देखें, ये एक पहले बना हुआ लूप था यान का। ये माइक प्लीज ऑफ रखिए। ये पहले से बना हुआ एक लूप है। जब नीडल ने ऊपर को मूव करना है तो इस यान ने लैच, चूंकि मूवमेंट इसकी हो सकती है, इसको जब नीडल ने ऊपर मूव करना है तो इस यान के लूप की वजह से ये वाली लैच ओपन हो जाएगी। इस वाले स्टेप को रन इन कहा जाता है कि अभी जस्ट नीडल जो है वो रन करना शुरू हुई है, ये ऊपर को जाना शुरू हुई है। उसमें प्रीवियस लूप, जो पहले से बना हुआ यान का लूप है, उसने लैच को ओपन किया। नेक्स्ट स्टेप, जब ये टॉप मोस्ट हाइट के ऊपर पहुंच जाती है, दैट स्टेप इज नोन एज क्लियरिंग। उसमें क्या होता है, लैच को पूरा ओपन करने के बाद प्रीवियस लूप उसमें से निकल जाता है। लूप की अपनी पोजीशन वही है, जबकि नीडल ऊपर को मूव कर गई है। नीडल के ऊपर के मूव करने इतना मूव कर गई है कि लैच में से वो यान का लूप निकल गया है, दैट इज क्लियरिंग पोजीशन। अब अगले टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाने से आगे यान का फीडर लगा हुआ था। वो जो एक कोन है जो हमने डिस्कस किया है कि एक कोन से यान आएगा और वो लूप बनाएगा, उस कोन का यान फिर नीडल की हुक में एंगेज हो जाता है। यान, इस वाले स्टेप को कहा जाता है फीडिंग, कि यान को फीड कर दिया गया है नीडल की हुक में। अब ये नीडल इस बट के थ्रू नीचे को मूव कर रही है। नीचे को मूव करते करते ये नॉक ओवर पोजीशन पे पहुंच जाती है। नॉक ओवर पोजीशन क्या है, जब ये नीचे को मूव कर रही है तो प्रीवियस लूप जो बना हुआ है वो रिलेटिवली ऊपर को मूव कर रहे हैं। नीडल के वर्सेस उसकी मूवमेंट अब अप डाउन है, या नीडल नीचे को मूव कर रही है। तो नीचे को मूव करते ये जैसे ही लैच के साथ अटैच होगा तो ये लैच को क्लोज कर देगा। ये ऐसे इसने लैच को क्लोज कर दिया। और जो नया वाला लूप, चूंकि नीडल नीचे को मूव कर रही है तो नया बना हुआ लूप पुराने वाले लूप में से पास हो जाता है। दैट स्टेप इज नोन एज नॉक ओवर। देन नेक्स्ट स्टेप इज लूप पुलिंग। अब पहले वाले लूप में से नया लूप जो बना है उसमें से पास कर जाता है। दैट स्टेप इज नोन एज लूप पुलिंग। अब ये नया वाला लूप बन गया, इसके बनने के बाद फिर यही वाला स्टेप रिपीट हो जाता है। अब ये जो नया लूप बना था यह पुराना लूप हो जाएगा। फिर वही ये वाला लूप अब लैच को ओपन करेगा नीडल जब अपवर्ड मूवमेंट करेगी, एंड सो ऑन। यही वाले स्टेप यहाँ पे रिपीट होते रहेंगे। तो ये बेसिक इसका प्रोसेस है लूप फॉर्मेशन का, जो कि सारी नीटिंग में यूज हो रहा होता है। तो बेसिक जो कंट्रोल है दैट इज थ्रू कैम, और बाकी स्टेप ऑटोमेटिकली यहाँ पे परफॉर्म होते रहते हैं। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। आप जो ज़हन के अंदर वही रखें जो हमने स्टेप्स अभी डिस्कस किए हैं। मशीन का जो मैकेनिज्म डिस्कस किया है कि कैम है, कैम के अंदर बट की मूवमेंट होती है जो कि नीडल को ऊपर नीचे मूव करती है। फिर नीडल के जो लैच है और हुक है उसकी इन्वॉल्वमेंट से
यान का नया लूप बनता है और पुराने लूप में से पास होता है। यहाँ से ये एक सिलेंडर है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि मशीन के अंदर सिलेंडर लगे हुए होते हैं, इसके अंदर ये ग्रूव्स होते हैं जिसके अंदर नीडल्स होती हैं। अब इन 1 इंच के अंदर जितने ज्यादा ग्रूव्स होंगे उतनी ही उसकी गेज कहा जाता उसको कहा जाता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ग्रूव्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी फाइननेस होगी, तो जितनी गेज ज्यादा होती है उतनी उसमें फाइननेस ज्यादा होती है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है स्टिच लेंथ। जितना ज्यादा यान हम नए वाला पुल करेंगे उतना ही बड़ा उसमें लूप बनेगा, जितना बड़ा लूप बनेगा उतना ही ज्यादा ओपन फैब्रिक बनेगा। अब ये जो स्टिच की लेंथ है ये डिफाइन करती है कि आपके फैब्रिक की डेंसिटी कितनी होगी, कितना थिकर फैब्रिक बनेगा, उसका जीएसएम कितना होगा। जीएसएम बेसिकली ग्राम पर स्क्वायर मीटर है, जो कि फैब्रिक के वेट को, वो उसके क्वालिटी पैरामीटर को डिफाइन करता है। तो ये स्टिच लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको एडजस्ट किया जाता है स्टिच लेंथ कितनी रखनी है, किस तरह की क्वालिटी का फैब्रिक हमने बनाना है।
इसी से रिलेटेड एक और वीडियो है जो कि उसकी निट फॉर्मेशन की है, इसको ज़रा देखिए। ये कैम की मूवमेंट है जिसमें नीडल के बर्ड्स मूव करते हैं। ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है यान की फीडिंग है। डिफरेंट कलर, जितने कलर्स होंगे वेब नीटिंग के अंदर उतने फीडर होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ थ्रेड्स वहाँ पे फीड किए जा सकते हैं। अगर एक ही कलर हो तो एक ही यान से बन सकता है, डिफरेंट कलर हो, जितने कलर होंगे उतने यान हमें फीड करने पड़ेंगे। हर एक कलर का एक लूप बन रहा है, उस लूप की फॉर्मेशन ये वाली नीडल्स कर रही है। आप एक के ऊपर ही फोकस करो, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। जो हमें प्रीवियस साइकिल देखा ये वही वाला साइकिल है। ये पुराना लूप उसमें से क्लियर होता है, नया बन रहा है, पुराने में से वो पास करता है और फिर अगले वाला साइकिल स्टार्ट। इसी तरह से इसमें ये सिंकर की मूवमेंट है। सिंकर की मूवमेंट किस तरह से होती है, वो पुराने लूप को किस तरह से होल्ड करता है और नया लूप कैसे पुराने लूप में से पास करता है। ये टू एंड फ्रो सिंकर मूव करता है, पुराने वाले लूप को होल्ड करके कर नया लूप की जगह ले। सर स्क्रीन चली गई आप। जी मैं उसको कर रहा हूँ, आती है अभी। जी नजर आ रही है आपको स्क्रीन? यस सर। हमने ये लूप फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ा, उसके सारे स्टेप्स देखे, फिर हमने वीडियो भी देखी कि वो किस तरह से होता है। पहला स्टेप है रन इन है, लैच ओपन हो रही है। दूसरा है क्लियरिंग, पुराने वाला लूप क्लियर हो रहा है, लैच पूरी ओपन हो जाती है। अगला फीडिंग, जिसके अंदर यान नए वाला लूप बनाने के लिए उसके अंदर इंसर्ट होता है हुक में, हुक। फिर उसके बाद नीडल नीचे को मूव करती है। अगला स्टेप होता है नॉक ओवर, नया लूप जो बनाया है वो पुराने लूप में से पास करता है। फिर लूप पुलिंग, नए वाला लूप पुराने लूप में से टोटली नीचे को स्ट्रेच हो जाता है। ये इस पॉइंट के ऊपर सिंकर जो है पहले वाले लूप को पीछे को कर देता है और नए वाला लूप उसकी जगह ले लेता है। ये उसी के स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। लूप फॉर्मेशन का प्रोसेस जो हमने अभी सारा देखा, डिस्कस किया, ये वही वाला सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। 3 टाइप की स्टिचेस बनती हैं। अभी हमने जो प्रोसेस सारा देखा है वो दैट वाज फॉर निट स्टिच। अब निट स्टिच क्या है, फिर उसके वर्सेस दो और तरह के स्टिच हैं, दैट इज नोन एज टक स्टिच एंड फ्लोट और मिस स्टिच। ये क्या होते हैं? निट स्टिच तो ऐसे है कि पुराने लूप में से नया लूप पास कर गया है, तो ये वाली निट स्टिच होती है। जबकि टक स्टिच के अंदर क्या होता है और मिस स्टिच के अंदर, मिस स्टिच जैसे नाम से हमें ज़ाहिर होता है कि लूप बन नहीं पाया, जो नया वाला लूप है वो पुराने लूप जो नया वाला यान है वो उसके अंदर नहीं आ पाया। जबकि
जो पुराना लूप है वही स्टिच हो गया है, दैट इज नोन एज मिस स्टिच। जबकि टक स्टिच ऐसा होता है कि लूप बन गया है नए वाला, लेकिन पुराने वाला लूप क्लियर नहीं हो पाया, तो दोनों एक ही पोजीशन के ऊपर आ गए। इसको इसकी जो मैकेनिकल असेंबली वो कुछ इस तरह से होती है। जो निट स्टिच है उसके अंदर पहले वाला लूप पुराने वाले लूप में से गुजर जाता है, क्लियर हो जाता है। टक स्टिच के अंदर पुराना लूप क्लियर नहीं होता, वो नए वाले लूप के साथ ही एंगेज हो जाता है। तो एक ही जगह के ऊपर दो यान्स होते हैं, एक ही जगह के ऊपर दो लूप्स बने हुए होते हैं, या जितने हम चाहें उतने बने हुए होते हैं, मैक्सिमम 4 हम बना सकते हैं। जबकि मिस स्टिच के अंदर हमारा नया लूप बनता ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये यान हुक में एंगेज ही नहीं हुआ, हुक से उस हुक के अंदर उसने अपना लूप ही नहीं बनाया। नए स्टेप के अंदर पुराने वाला लूप ही हमने आगे को एक्सटेंड कर दिया, दैट इज मिस स्टिच। इसी को हम पढ़ते हैं निट स्टिच एंगेजेस द न्यू यार्न इन द हुक, यानी नया वाला यार्न भी हुक में एंगेज हुआ है एंड क्लियर्स द प्रीवियस लूप, पहले वाला लूप भी क्लियर हो गया, तो पहले लूप में से गुजर के अगला लूप बन गया। जबकि टक स्टिच के अंदर होता है एंगेजेस द न्यू यार्न इन द हुक डज नॉट क्लियर द प्रीवियस लूप, पहला लूप लैच में से निकला ही नहीं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसकी मूवमेंट इस तरह से है कि यहाँ पे बट जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे गया ही नहीं, जबकि इसके अंदर ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे गया था। इसमें चूंकि ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे गया ही नहीं है, जहाँ पे लैच पूरी ओपन हो के पुराने वाला लूप इसमें से निकल जाता, तो वो नहीं निकला। नए वाला लूप बन गया है, पुराना इसमें से निकला नहीं, लैच ऐसे ही क्लोज होगी। अब ये वाला यान और ये वाला यान दोनों एक ही पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे, दोनों इकट्ठे ही मूव करेंगे, दैट इज नोन एज टक स्टिच। और इसमें क्या होता है, नीडल होल्ड्स 2 लूप टुगेदर और कैन होल्ड 4 लूप्स एट ए टाइम। तो मैक्सिमम हम 4 लूप्स को होल्ड करवा सकते हैं, यानी एक पहले वाला पीछे से स्टार्ट हुआ है, फिर अगले वाला उससे आगे, फिर अगले वाला एंड सो ऑन। लेकिन उनका जो टॉप है, उसका जो हेड है, वो सारा एक ही जगह के ऊपर आ रहे होते हैं, चारों के चारों। फैब्रिक गेट्स थिकर विद टक स्टिच, तो जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे फैब्रिक थिकर हो जाएगा। स्ट्रक्चर बिकम्स मोर ओपन, चूंकि चारों के चारों एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं, तो जहां पे उनकी पोजीशन सबकी होनी चाहिए थी वो सारी जगह वहां पे ओपन रह गई, तो एक मैश टाइप वहां पे बन जाता है। और ये डिफरेंट कलर इफेक्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। जबकि मिस और फ्लोट स्टिच जैसे हमने इसमें देखा कि नए वाला यान एंगेज ही नहीं हुआ। दिस इज द न्यू यान इन द हुक डज नॉट क्लियर द प्रीवियस लूप, यानी इसने प्रीवियस को क्लियर नहीं किया, नए को भी एंगेज नहीं किया, तो जो पहले वाला यान है वही स्ट्रेच होके आगे को चला जाएगा। नीडल इज नॉट एक्टिवेटेड, आप उसकी कैम देख सकते हो, वो बिल्कुल फ्लैट है, नीडल ऐसे मूव करती जा रही है, तो वो पुराने वाले स्टिच को वहीं से स्ट्रेच करके आगे ले जाएगी। तो ये भी थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर देगा, थोड़ी मैश टाइप इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। लॉन्गर फ्लोट दैट क्रिएट्स स्नैगिंग प्रॉब्लम, स्नैगिंग होती है उससे, मतलब लूप में चूंकि उसमें वहां पे स्ट्रेच होती है, तो वहां पे फैब्रिक जो है वो स्नैग हो रहा होगा। फ्लोर स्टिच इज यूज्ड टू हाइड सम कलर फ्रॉम फेस ऑफ द फैब्रिक। फेस ऑफ फैब्रिक क्या होता है ये हम देखते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ फैब्रिक रिड्यूसेस, चूंकि पहले वाले लूप को हम ज्यादा स्ट्रेच करके आगे ले जाते हैं, तो उसमें जो लूजनेस होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फैब्रिक की स्ट्रेच कम हो जाती है। तो ये 3 मेन टाइप के स्टिच होते हैं, निट, टक स्टिच एंड मिस स्टिच। व्हाट इज स्टिच? अभी हमने निटिंग का साइकिल देख लिया है, लूप्स बनते हैं, तो जो एक लूप है ना, दैट इज नोन एज स्टिच। वेरी सिंपल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आपको जैसे फिगर में नजर आ रहा है, इसका हेड है, लेग्स एंड फीट। आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है किस पार्ट को फीट कहा जाता है, कौन सी लेग्स होते हैं और कौन सा इसका हेड है, दैट इज नोन एज अ स्टिच और अ लूप। फैब्रिक का फेस कौन सा होता है और उसकी बैक कौन सी होती है। अभी किसी ने अगर निटेड फैब्रिक कोई पहना हो तो आप उसको देखें गौर से, उसका जो आउटर पार्ट है वो डिफरेंट होगा और जो इनर पार्ट है वो डिफरेंट होगा। तो जो आप बाहर को नजर आ रहा है दैट इज फेस, और जो अंदर वाला है दैट इज बैक। उसके अंदर अगर आप लूप की कंस्ट्रक्शन देखें तो उसकी एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन होती है जो कि यहाँ पे डिफाइन की हुई है।
जो फेस ऑफ द फैब्रिक होगा वहां पे आप लूप्स देखोगे, तो जो न्यू लूप है उसके फीट, यहाँ पे देखें ये वाला ब्लैक वाला न्यू लूप है, उसके फीट अंडर द लेग्स ऑफ द ओल्ड लूप। ये पुराना लूप है, उसकी लेग्स के नीचे से ये मूव कर रहे हैं। एंड लेग्स ऑफ न्यू लूप क्रॉस ओवर द ओल्ड लूप, हेड ऑफ ओल्ड लूप। ये इसकी लेग्स हैं न्यू वाली की, पुराने के हेड के ऊपर से ये गुजर रही। सो दिस इज टेक्निकल फेज। अगर आप के पास कोई निटेड फैब्रिक है सिंपल, आप उसको देखेंगे तो उसके फेस के ऊपर ये इसी तरह से होगा, जबकि उसका जो टेक्निकल बैक है वो कुछ इस तरह से होगा। क्या उसकी प्रॉपर्टी है? फीट ऑफ न्यू लूप क्रॉस ओवर द लेग्स ऑफ ओल्ड लूप। पुराने लूप की लेग के ऊपर से नए के फीट पास करते हैं। एंड लेग्स ऑफ न्यू लूप, ये वाली लेग्स ऑफ न्यू लूप पास अंडर द हेड ऑफ ओल्ड लूप। वो पुराने लूप के हेड के नीचे से उसकी लेग्स पास करती हैं। तो ये एक टेक्निकल इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि कोई भी नेटेड फैब्रिक होगा तो उसका फेस कौन सा है और उसका टेक्निकल बैक कौन सा है, तो आप इस तरह से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। वेल्स एंड कोर्सेज। वेल्स क्या चीज़ है, कोर्सेज क्या चीज़ है? बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं ये। और तीसरा इसमें स्टिच लेंथ क्या होती है। जो कोर्सेज होते हैं, जो लूप्स की डायरेक्शन के अंदर, वेक्ट की डायरेक्शन के अंदर लूप्स बने होते हैं, उनको कोर्सेज कहा जाता है। और जो वर्टिकल होते हैं उनको वेल्स कहा जाता है। द सीरीज ऑफ लूप्स दैट आर इमर्स वर्टिकली आर नोन एज वेल्स। तो वर्टिकली जो लूप्स होंगे, इंटरकनेक्शन ऑफ लूप्स होगा, दैट इज वेल्स। और जो हॉरिजॉन्टली होंगे, दोज आर कॉल्ड कोर्सेज। द कंसेक्टिव लूप्स दैट आर कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली आर कॉल्ड कोर्सेज। बहुत सिंपल चीज है। जो वेस्ट ऑफ द फैब्रिक होगा उसमें जो लूप्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे, दोज आर कोर्सेज। और जो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, दोज आर वेव्स। स्टिच लेंथ क्या है? जैसे कि वेवलेंथ होती है, फिजिक्स के आप स्टूडेंट से आपको पता है वेवलेंथ क्या होता है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन है या कोई भी है, सेम पोजीशन से लेकर नेक्स्ट सेम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज वेवलेंथ। इसी तरह से स्टिच लेंथ है कि लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम सेम पोजीशन। हम हेड से लेते हैं, हेड से नेक्स्ट हेड तक जो डिस्टेंस होगा, दैट इज स्टिच लेंथ। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही एक स्टिच के अंदर यान ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसको जो स्टिच लेंथ है उसको यूज किया जाता है टू कैलकुलेट यान कंजम्पशन, कि फैब्रिक बनने के लिए यान की कंजम्पशन कितनी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब प्लान किया जाता है निटिंग का, तो उस वक्त देखा जाता है कि एक फैब्रिक को बनने में कितना यान कंज्यूम होगा। तो उस यान की कंजम्पशन इससे निकाली जाती है कि उसमें स्टिच लेंथ कितनी रखी जा रही है। स्टिच डेंसिटी। डेंसिटी आपने फिजिक्स के टर्म में अगर आपने देखे तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है। क्योंकि ये वाला हमारे पास 2 डायमेंशनल है, तो वॉल्यूम इसका नहीं होगा, इसमें एरिया होगा। और मैस की जगह पे इसके नंबर ऑफ लूप्स होंगे। तो जितने नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट एरिया होंगे, दैट इज नोन एज स्टिच डेंसिटी। द नंबर ऑफ लूप्स और स्टिच पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्टिच डेंसिटी। फिर इसको लिनियरली भी हम डिफाइन कर सकते हैं सिंगल डायमेंशन के अंदर, कोर्सेज का और वेल्स का, कि पर यूनिट लेंथ जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, जितने नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, दैट इज कोर्स डेंसिटी। द नंबर ऑफ वेल्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द वेल्स डेंसिटी, एंड द नंबर ऑफ कोर्सेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द कोर्स डेंसिटी। और उनको मेजर कैसे किया जाता है? आमतौर पे वेल्स पर इंच, या नंबर ऑफ वेल्स पर इंच या पर सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ कोर्सेज पर इंच और पर सेंटीमीटर। अभी हमने जितनी भी स्टडी की है वो सारी वेफ नीटिंग के बारे में थी। बार ज़्यादा यूज़ नहीं होती लेकिन यूज़ होती है, हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेंगे। मेनली हमने अपनी जो नीटिंग का साइकिल है और उसकी जो टर्म्स हैं, डेफिनेशन है, वो हमने देख ली है। बार नीटिंग may be defined as the loop formation process along the warp direction of the fabric। जैसे हमने देखा उसमें हर वेल बनाने के लिए हमें एक यान चाहिए होता है, इसलिए हमें उसका वार्प का बीम बनाना पड़ेगा। हम इंडिविजुअली इतनी ज़्यादा कोन्स वहाँ पे लगा नहीं सकते, वहाँ पे क्रील में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होगी। तो हमें एक पूरा, जिस तरह से हम वीविंग के अंदर बीम बनाते हैं, इसमें वार्प का बीम बनाएंगे। उसमें नंबर ऑफ एंड्स उतने रखेंगे जितने हमें नंबर ऑफ स्टिचेस चाहिए एक फैब्रिक में। एंड ईच यान फेड टू सिंगल नीडल टू फॉर्म लूप्स। तो हर यान एक नीडल को फीड किया जाएगा, वो वर्टिकली उसकी निटिंग होती जाएगी,
स्टिच आपस में अटैच होते जाएंगे। फ्लैट नीटिंग एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इसमें सर्कुलर नहीं होती, ये फ्लैट नीटिंग ही होती है और इसका प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोसेस फ्लो क्या होगा, आप यार्न की कोन्स लेंगे, फिर उसकी वार्पिंग करेंगे जैसे वीविंग में करते थे, और फिर उसको निटिंग मशीन के ऊपर ले जाएंगे और निटिंग मशीन में हर नीडल को एक एक यार्न फीड कर देंगे, वो आगे फिर उसको वर्टिकली निट करती जाएगी। डिफरेंसेस हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ में वेफ्ट नीटिंग और वार्प नीटिंग। जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अपना एक कॉन्सेप्ट इसमें बनाएं कि इंडिविजुअल यार्न इज प्रोवाइडेड टू फीडर वेफ्ट नीटिंग में। इफ अ मशीन हैज़ 90 फीडर्स and all are active, then 90 courses are inserted in a complete revolution. इसमें एक यार्न से भी वेफ्ट नीटिंग के अंदर नीटिंग हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ फीडर्स जहाँ से यार्न फीड होगा वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें उसमें कलर्स कितने चाहिए, या कह लें कि डिफरेंट टाइप के उसमें पैटर्न्स हैं, तो पैटर्न्स के लिए हमें डिफरेंट फीडर यूज़ करने पड़ेंगे। तो जितने हमें कलर्स या डिज़ाइन उसके अंदर चाहिए उतने हम वहाँ पे फीडर लगाते हैं। जबकि वार्प नीटिंग के अंदर साइमल्टेनियस शीट ऑफ यार्न आर फेड, इसके अंदर फीडर के अंदर यार्न फीड किए जाते हैं, जबकि उसके अंदर शीट ऑफ यार्न है, जैसे कि वीविंग में फीड की जाती है, इसमें एक बार बीम बना के फीड किया जाता है। नंबर ऑफ एंड्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नीडल्स ऑन द मशीन, तो हर नीडल को हमने एक यार्न फीड करना है, तो उतने हम एंड्स उस बार बीम में रखेंगे। वेफ्ट नीटिंग में सेकंड पॉइंट, लूप फॉर्मेशन अलोंग द वेफ्ट और कोर्स डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक, जबकि वार्प के अंदर लूप फॉर्मेशन अलोंग द वेल और वार्प डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक, ये हमने देखा था वहाँ पे डायग्राम में। नंबर 3, द यार्न इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ कोन्स और चीज। यहाँ पे निटिंग मशीन के ऊपर हम यार्न की कोन्स लगा देते हैं, या एक और पैकेज होता है जिसको चीज़ भी कहा जाता है। कोन थोड़ी टेपर होती है, थोड़ा एंगल पे होती है, जबकि चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट होता है, एक स्पूल होता है जिसके ऊपर यार्न को बाइंड किया होता है। द नंबर ऑफ कोन्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फीडर अवेलेबल ऑन द मशीन, तो जितने फीडर होंगे उतने ही हम कोन्स वहाँ पे लगाएंगे। जबकि वार्प निटिंग के अंदर यार्न सप्लाइड टू मशीन फ्रॉम वार्प बीम, so additional warping process is required to prepare warp beam. Number 4, the spun yarns are mostly the raw material of the weft knitting, so only waxing may be required to avoid abrasion between the yarn and the machine parts. Knitting में waxing थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, तो वहाँ पे एब्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, ताकि मशीन के जो वो पार्ट्स मूविंग पार्ट्स हैं जैसे नीडल और सिंकर्स हैं, उनकी वियर और टियर कम हो। आमतौर पे स्पन यार्न यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जबकि वार्प निटिंग के अंदर हम फिलामेंट यार्न जो कि सिंथेटिक होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। द फिलामेंट यार्न इज़ यूज इन वार्प निटेड फैब्रिक अकॉर्डिंग टू द एंड एप्लीकेशन, और चूँकि इनके अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसलिए ये स्टैटिक चार्ज उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। स्टैटिक चार्ज क्या चीज़ है, वो चार्ज जो कि डेवलप होके उसमें से फ्लोट नहीं करता, बाहर नहीं निकलता, उसके अंदर ही स्टे कर जाता है, जबकि उसके अंदर मॉइस्चर हो या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हों जिससे वो डिस्चार्ज हो जाए। स्पन यार्न नेचुरल मटेरियल्स, उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए वो फ्लोट कर जाता है, वो निकल जाता है। इनके अंदर स्टैटिक चार्ज रहता है, तो उसके लिए हमें एंटी स्टैटिक ऑयलिंग उसकी की जाती है। स्टैटिक चार्ज आपने सर्दियों में कभी देखा हो, कभी कोई वूल की चीज़ें पहनते हैं ना, तो उसके अंदर से समटाइम्स हमें इरिटेशन फील होती है, वो स्टैटिक चार्ज वहाँ पे डेवलप हुआ होता है। The weft knitted fabric has less dimensional stability, so careful handling is required. उसके लूप लूज होते हैं, इसलिए उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि वार्प निटेड के अंदर उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि उसके लूप्स जो हैं वो ज़्यादा टाइट होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा वीविंग की तरह तो नहीं, बट इट्स लाइक दैट वन, थोड़ी ज़्यादा टाइट होती है। The weft knitted fabric is more stretchable in both directions, warp और weft, जबकि वार्प निटेड फैब्रिक आर लेस स्ट्रेचेबल एंड मोस्टली दे स्ट्रेच इन द वेफ्ट डायरेक्शन। जो वर्टिकल लूप्स हैं वो ज़्यादा कंडेंस होते हैं, जबकि वेफ्ट वाइज उनकी आपस में जो इंटरकनेक्शन है वो थोड़ी लूज होती है, इसलिए उधर इसकी स्ट्रेच ज़्यादा होती है। वेफ्ट नीटिंग में लैच नीडल इज़ प्रेफरेबली यूज्ड, जिसका हमने प्रोसेस देखा है वो मोस्टली वही वाली नीडल यूज़ होती है, जबकि वार्प के अंदर लैच एज वेल एज बियर्डेड एंड कंपाउंड नीडल्स, ये तीनों नीडल्स ही इसके अंदर
यूज़ की जाती है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का पैटर्न लेना है, किस टाइप का फैब्रिक बनाना है, उसके हिसाब से नीडल को यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ वेफ नेटेड फैब्रिक इज मोस्टली अपैरल, जबकि वार्प वालों की एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, जिसको द एप्लीकेशन एरिया ऑफ वार्प नेटेड फैब्रिक इज नॉट ओनली अपैरल बट आल्सो हैविंग ह्यूज डिमांड फॉर डोमेस्टिक, जैसे कर्टन्स या इस तरह की चीज़ें, या सोफ़ा कवर्स, और ये सारा कुछ डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एप्लीकेशंस इसमें ये यूज़ होता है। कुछ टाइप्स हैं वार्प निटिंग के, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, क्योंकि ये टेक्निकली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मेनली दो टाइप्स हैं, रशल एंड ट्राइकॉट। ट्राइकॉट के अंदर बेडेड और कंपाउंड निडल यूज़ होती हैं, जबकि रशल के अंदर लैश निडल यूज़ होती हैं। तो बेडेड जो ट्राइकॉट है वो डबल्स निडल बार उसमें होती हैं, यानी एक, क्योंकि ये फ्लैट बेड होता है तो एक बार और फिर दो बार लगी होती है निडल की, या सिंगल बार भी हो सकती हैं, जबकि दूसरे वाली उसके अंदर भी सिंगल और डबल दोनों ही हो सकती हैं। कौन कौन से फैब्रिक अगर डबल निडल यूज़ हो तो बनते हैं, कौन से अगर सिंगल हो और रशल हो तो कौन कौन से बनते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग वो नहीं, जैसे आपको याद करने के लिए अपनी मेमोरी के लिए। थैंक यू। आपको मैंने बीच में कोई टाइम नहीं दिया कोई डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन के लिए। आई होप कि आपने कोई चीज़ें नोट की होंगी, तो यू कैन डिस्कस वन बाय वन। जी, CR प्लीज। Yes, sir. ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क नाउ, नहीं तो हम फिर लेक्चर को क्लोज करते हैं। Sir, I think नहीं है किसी का भी। ठीक है, मैं भूल गया था लास्ट टाइम आपको बुक सेंड करना, मैं अभी इसको बंद करने के बाद आपको बुक सेंड कर दूँ। Okay, sir. Thank you. ठीक है, अपना ख्याल रखें। सर वो इंशाल्लाह। काइंडली जो बुक है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं सर उधर ये अपलोड कर दूँ। स्लाइड्स भी कर देंगे। ओके।